वन वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन तो और भी अच्छी चल रही होगी। या थोड़ा बाहर आई थी इसलिए अभी बोर्ड पे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी एक दो क्लासेस, बट मैंने सुना है कि आपके प्रैक्टिकल की डेट्स आ गई हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही होगी कि 30 मार्क्स कहाँ जाएंगे, कितने मार्क्स लगेंगे। तो इस पर थोड़ी बात करते हैं। एक वीडियो मैंने इससे पहले भी डाली थी जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स दी थी कि कैसे प्रैक्टिकल कंडक्ट होता है। एक बार ब्रीफ में मैं बता देती हूँ फिर से कि 2 एक्सपेरिमेंट्स आपको करने होते हैं एक सेक्शन में से, एंड एक प्रैक्टिकल 7 मार्क्स का होता है, दूसरा भी 7 मार्क्स का होता है। तो ये मिलके बन गए 14 मार्क्स, राइट। जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है वो आपका जो प्रैक्टिकल फाइल है दैट इज़ ऑफ 5 मार्क्स, एंड एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी आपको, और जो एक्टिविटी फाइल है उसके 3 मार्क्स होते हैं, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के 3 मार्क्स होते हैं। बट जो ये वाइवा, ये सब तो आप बना लोगे, है ना। बट जो ये वाइवा होता है 5 मार्क्स का, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है क्योंकि ये जो एक्सटर्नल उस दिन आते हैं वही वाइवा कंडक्ट करते हैं, एंड दैट रियली डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल कि वो कैसे कंडक्ट करवाते हैं वाइवा। हो सकता है कि जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तभी आपसे आगे पूछने लग जाए, या फिर हो सकता है वो 1 बाय 1 करके बुलाएं या ग्रुप्स में पूछें, तो कैसे भी हो सकता है। बट जैसे भी होगा वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करेंगे अच्छे से। सो एक दो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल में आपको पता होनी चाहिए कि कैसे करते हैं। सबसे पहले तो पढ़ना कहाँ से है प्रैक्टिकल का, वाइवा का। तो वाइवा के लिए ना सबसे बेसिक चीज़ है कि आपके जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि जो एक्सटर्नल है वो कहाँ से पूछ लें। तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर होंगे, जैसे जो भी हर चैप्टर में डेफिनेशंस होती हैं, है ना, जो भी फॉर्मूलाज होते हैं, क्योंकि वो फटाफट पूछेंगे। अगर बहुत सारे क्लास में 30-40 स्टूडेंट्स हैं तो इतना तो टाइम होगा नहीं कि वो 10 मिनट दें एक बच्चे पे। तो वो फटाफट से आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहेंगे एंड बिल्कुल बेसिक पूछेंगे आपसे। ऐसा कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करके नहीं बोलेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करो या फिर डेरिवेशन करके दिखाओ लंबी लंबी, बट डेफिनेशन पूछेंगे, बेसिक्स या फिर फॉर्मूला पूछेंगे। एंड तो मैं आपको तो यही बोलूँगी कि प्रिपेयर करो, प्रिपेयर एटलीस्ट 1 या 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको चॉइस दे दें कि बताओ चलो आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा है। तो अगर आप बोलोगे फर्स्ट से करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आपको उसमें से पूछेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सारी डेफिनेशंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रिलैक्सेशन टाइम। एंड अगर आप तब भी नहीं बता पाए तो बड़ी बेइज्जती सी हो जाएगी। इसलिए वो 1-2 चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। उसके बाद आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि प्रैक्टिकल में आपका जो मिला है आपको प्रैक्टिकल, है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो कंडक्ट करते हैं, उसके एरर्स क्या होते हैं, या फिर लाइक कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जैसे तो उसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आपका रिजल्ट कैसे आएगा, उसमें एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन क्या क्या है, उसके सोर्सेज ऑफ एरर क्या हैं। तो ये सारी बातें तो अभी हम करेंगे जो भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं, और भी बेसिक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर मैं एज एन एक्सटर्नल जाऊँगी तो मैं इन्हीं टॉपिक्स में से, इन्हीं यही क्वेश्चंस में से ही पूछूंगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक क्लियर करना है ना, डेफिनेशंस, फार्मूलाज, 1-2 चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। जो भी आप इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट आपने किस चीज़ के टॉपिक पे बनाया है। कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि मैंने इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाया है ना। तो पता होना चाहिए एंड नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी कि हाँ, अगर कोई भी पूछ ले आपसे जो भी एक्सटर्नल है, तो आप ऐसे खाली चुप ना बैठे रहो, क्योंकि तब वहाँ पे बहुत बेइज्जती सी फील हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारा प्रैक्टिकल का इवैल्यूएशन स्कीम है। उसके बाद ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए में टोटल 6 एक्सपेरिमेंट्स हैं, बट आपको इसमें से कोई भी 4 करने होते हैं अपनी फाइल में, है ना। ये एक्टिविटीज़ हैं, 6 एक्टिविटीज़ है, इसमें से 3 करनी होंगी। फिर सेक्शन बी है। सेक्शन बी में जो ये 9 प्रैक्टिकल्स हैं, इनमें से आपको 4 करने होंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है उसके अंदर 8 प्रैक्टिकल्स होते हैं, एंड ये यहाँ पे एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, इसमें से भी 3 एक्टिविटीज़ करनी होंगी। तो प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, प्रैक्टिकल्स टोटल आपके कितने होते हैं, 8 फाइल के अंदर। एंड जो एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी 6, है ना। एक प्रोजेक्ट हो गया अपना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये तो अपनी कंप्लीट करके जाना अपनी फाइल्स वगैरह। उसके बाद वाइवा पे आते हैं। अब ये इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के टॉपिक्स हैं, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो एक बार बना लेना जाके, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने
बनाए हैं ये सारे क्वेश्चंस, जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड आपको पता होने चाहिए कि ये बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल लैब के क्वेश्चंस हैं कि हमारी स्किल्स लैब के अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए। तो फर्स्ट इज़ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एरर। सोर्सेज ऑफ एरर बेसिकली क्या होते हैं, हमारी जो भी हम प्रैक्टिकल करते हैं उसमें एरर के कितने चांसेस हैं, क्या चांसेस हैं, किस वजह से एरर होती है, उनको बोलते हैं सोर्सेज ऑफ एरर, है ना, एरर के सोर्सेज। तो सबसे पहले होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट जैसे जो एरर्स हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे, है ना, तो उनके अंदर जो एरर्स होते हैं उनको इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कहते हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर, जैसे ऑप्टिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट आ गया तो उसमें पैरेलेक्स रिमूव करनी होती है तो वो एरर रह जाता है, तो उसको ऑब्जर्वेशनल एरर कहते हैं। अगर आपकी रीडिंग सही से नहीं आई है तो आपका रिजल्ट सही से नहीं आएगा, तो वो भी ऑब्जर्वेशनल एरर के अंदर आता है। नेक्स्ट इज़ पर्सनल एरर, कि अगर आपने अच्छे से इंस्ट्रूमेंट की केयर नहीं करी, है ना, या फिर बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, या इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ वो आ गया, डिफ़ॉल्ट बाइसिंग हो गई, तो ये हमें ध्यान रखना होता है, ये पर्सनल एरर्स के अंदर आते हैं। उसके बाद होते हैं एनवायरमेंटल एरर्स की, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल्स का रिजल्ट जो होता है वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारे हमारे क्या है, सोर्सेज ऑफ एरर। फर्स्ट क्या होगा हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड क्या होगा हमारा ऑब्जर्वेशनल एरर, एंड उसके बाद पैरेलेक्स, जैसे उसके अंदर या फिर इम्प्रॉपर रीडिंग्स हो गई। उसके बाद क्या है हमारा पर्सनल एरर, एंड देन एनवायरमेंटल एरर्स। तो ये सारे एरर्स लिखने होते हैं आप। उसके बाद आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, जो एक्सटर्नल आते हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बेटा जैसे मान लो कि आपका आंसर है 15, ठीक है, 15.03 किसी भी उसका रिजल्ट है, तो एक्यूरेसी ये होती है कि एक्यूरेसी इज़ हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज़ टू इट्स ट्रू वैल्यू। मतलब जो आपकी वैल्यू है ना 15.03, उसके आसपास अगर मान लो आपका आंसर आया 15.02, तो ये तो एक्यूरेट है ना, कि कितने क्लोज है आपकी ट्रू वैल्यू से। ये हो गई हमारी ट्रू वैल्यू और ये हो गई हमारी ऑब्जर्वेशनल वैल्यू। या फिर अगर 15.04 आया तो कितना क्लोज है आपकी ट्रू वैल्यू से, तो ये होता है एक्यूरेसी। प्रिसीशन होता है कि अगर आपने बहुत सारी रीडिंग्स ली हैं, है ना, अगर आपने एक रीडिंग ली 15.02 आया, अगर आपने ये रीडिंग ले ली नेक्स्ट 15.12 आ रहा है, तो ये तो आपस में बिल्कुल क्लोज नहीं है, इनमें तो बहुत ज़्यादा फर्क है, तो मतलब प्रिसीशन गलत है, राइट। तो प्रिसीजन होता है कि जो आपकी रिपीटेड मेजरमेंट्स होती है, हाउ क्लोज रिपीटेड मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर, मतलब रिपीटेड बार बार आप मेजरमेंट ले रहे हो तो वो कितने क्लोज हैं एक दूसरे से, दैट इज नोन एज प्रिसीशन। एंड एक्यूरेसी होती है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशनल वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। सो वर्नियर, ये आपका वर्नियर कैलिपर होता है, राइट। इसको हम यूज़ करते हैं क्या, कि इंटरनल डायमेंशंस, एक्सटर्नल डायमेंशंस। वैसे तो ये वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज आपके 11th के टॉपिक्स है, बट उनका कुछ नहीं पता, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो ये होता है वर्नियर कैलिपर, इट इज़ यूज टू मेजर द इंटरनल डायमेंशंस, एक्सटर्नल डायमेंशंस, डेप्थ एंड थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। इसमें क्या पूछ सकते हैं कि इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो इसका लीस्ट काउंट या तो यही होता है 0.1 mm या फिर होता है 0.01 सेंटीमीटर। एंड इसमें 2 स्केल्स होते हैं, एक होता है मेन स्केल एंड एक होता है वर्नियर स्केल। ये आपका 11th का है, इसलिए इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, क्योंकि नॉलेज टेस्ट करनी है उनको, तो वो 11 12 दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद होता है आपका स्क्रू गॉज, है ना। स्क्रू गॉज क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस, इट मेजर्स एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशंस लाइक द डायामीटर ऑफ थिन वायर्स। यहाँ पे हम एक वायर को रखते हैं, उसका क्या मेजर करते हैं, डायामीटर। तो ये स्क्रू गॉज होता है, एंड डायामीटर हो गया या थिकनेस हो गया या डायमेंशंस हो गई, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के ये सब मेजर करता है। तो उसका लीस्ट काउंट भी क्या होता है, अप्रॉक्स यही होगा 0.01 mm, ऑलराइट। उसके बाद होता है कि व्हाट इज़ द ज़ीरो एरर एंड हाउ डू यू करेक्ट इट। तो बेटा ज़ीरो एरर क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका ये डिवाइस है ना, ये गैल्वेनोमीटर है या एमीटर है, कोई भी डिवाइस है, यहाँ पे ज़ीरो है, बट जब
करंट नहीं फ्लो कर रहा उस डिवाइस में, है ना, जब हमें रीडिंग नहीं लेनी, तब भी कभी कभी होता है कि जो उसकी जो ऐसे टेल होती है वो नहीं आती है ज़ीरो पे, है ना, इसी को ही हम ज़ीरो एरर कहते हैं। वो या तो यहाँ पे होती है या इस तरफ होती है। तो ज़ीरो एरर व्हेन द इंस्ट्रूमेंट डजंट रीड ज़ीरो व्हेन इट शुड। तो कभी कभी क्या होता है कि वो या तो इस तरफ राइट हैंड साइड में होता है या लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो जब राइट में होता है तो उसको पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहते हैं, एंड जब वो लेफ्ट में होता है तो उसको नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर हमेशा रीडिंग्स में से सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर हमेशा रीडिंग में ऐड करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ज़ीरो एरर वो होता है जब इंस्ट्रूमेंट को ज़ीरो शो करना चाहिए बट इट इज़ नॉट शोइंग ज़ीरो, या तो वो पॉजिटिव साइड में या वो नेगेटिव साइड में। एंड पॉजिटिव ज़ीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं रीडिंग्स में से, एंड नेगेटिव ज़ीरो एरर हमेशा ऐड करते हैं। भाई वो कुछ भी पूछ सकते हैं, एक्सटर्नल है ना, ये भी पूछ सकते हैं, तो पता होना चाहिए आपको। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पैरेलैक्स एरर एंड हाउ कैन इट बी अवॉइडेड। देखो सबसे पहले तो ये जो ऑप्टिक्स के ऑप्टिकल बेंच वाला जो आपका प्रैक्टिकल है रे ऑप्टिक्स वाले, उसमें पैरेलैक्स आता है। तो पैरेलैक्स एरर वो एरर होती है व्हेन द आई इज नॉट पोजिशन परपेंडिकुलर टू द स्केल। मतलब जब आपने ऑप्टिक्स वाले एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आपने ये देखा होगा, जैसे अगर ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल बेंच है ना, एंड यहाँ पे हमारा कोई भी मिरर या लेंस रखा है, तो अगर आप यहाँ पे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर अपनी आईज को रख रहे हो यहाँ पे, और आप तब इसकी पोजीशन देख रहे हो, तो वो बिल्कुल सही आएगी। बट अगर आपने कुछ भी स्लाइटली ऊपर या ऐसे एंगल पे इसको देखना चाहा मिरर को, या इसकी जो इमेज बनती है, तो फिर क्या होता है, तो फिर हमारी जो रीडिंग होती है, मेजरमेंट होती है, वो सही नहीं आती है। तो इट इज़ एन ऑब्जर्वेशनल इनएक्यूरेसी। इट अकर्स व्हेन एन ऑब्जर्वर रीड्स अ मेजरमेंट फ्रॉम एन एंगल इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द स्केल। परपेंडिकुलर नहीं होता है जब, अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर है आपकी आंखें और आप जो मिरर या जो इमेज हम देख रहे हैं, तो तब तो नहीं होंगी ये पैरेलैक्स एरर। बट अगर किसी एंगल पे आप देखोगे, या तो जो हमारी इमेज होंगी या रीडिंग होंगी वो स्लाइटली ऊपर होंगी या स्लाइटली लोअर होंगी ट्रू वैल्यू से, है ना, ड्यू टू द अपेरेंट शिफ्ट ऑफ द पॉइंटर और द ऑब्जेक्ट। तो यही होती है हमारी पैरेलैक्स एरर। ये अकर होती है व्हेन द आई इज़ नॉट पोजीशन परपेंडिकुलर टू द स्केल। अगर ये स्केल है, इसके परपेंडिकुलर नहीं पोजीशन होंगी, तब पैरेलैक्स एरर आता है। एंड इसको अवॉइड कैसे करते हैं, इसको अवॉइड ऐसे ही करते हैं, इट कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग द आई डायरेक्टली अबव पॉइंटर और मार्किंग, कि हम बिल्कुल आई को पॉइंटर या मार्किंग जो भी यहाँ पे होता है ना, उसके ऊपर बिल्कुल पॉइंट कर सकते हैं, तो हमारी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आएंगी। अच्छा, वाई शुड ऑब्जर्वेशंस, सो ये क्लियर है आई गेस। नाउ नेक्स्ट इज वाई शुड ऑब्जर्वेशंस बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। कि वो पूछ सकते हैं कि यार बार बार हम, अगर हमारे पास एक प्रैक्टिकल है तो हम उसकी 6-7 रीडिंग्स या 5 रीडिंग्स क्यों लेते हैं, हम 2 रीडिंग्स में क्यों नहीं ख़त्म करते हैं उसको। तो इसीलिए नहीं करते हैं कि टू मिनिमाइज रैंडम एरर्स। अगर एक रीडिंग ली, उसमें एरर आई, दूसरी में एरर आई, तीसरी में एरर आई, तो धीरे धीरे करके वो जो रैंडम एरर्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं टू ऑब्टेन मोर एक्यूरेट मीन वैल्यू, कि हमारी जो मीन, क्योंकि एंड में हमें करना क्या होता है, अगर हमने 6 रीडिंग्स ले ली तो हमको उनका मीन ही तो लेना होता है, तो मीन वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आए, इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ लेते हैं। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट्स more errors. Next is, what is the difference between systematic and random errors? Systematic errors are consistent and reproducible like zero error. जो zero error होती है वो systematic error है, बल्कि random errors क्या होती है, मतलब वो system के अंदर वाली errors हैं। और जो रैंडम एरर्स होती हैं वो क्या होती हैं, ह्यूमन एरर होती हैं, या फिर जो हम बाइसनेस से एरर कर देते हैं, है ना, हम अपनी लैक ऑफ स्किल की वजह से जो एरर करते हैं, दे आर नोन एज रैंडम एरर्स। नेक्स्ट इज, हाउ डू यू कैलकुलेट परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, ये इसका फॉर्मूला होता है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है मेजरमेंट्स के अंदर, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या इंडिकेट करती हैं, कि ये बताती हैं प्रिसिशन ऑफ अ मेजरमेंट। बस इतना ही बोलना है आपको कि सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हमारी प्रिसिशन बताती है मेजरमेंट की, है ना। दे इंक्लूड ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट्स। तो इतना ज़्यादा नहीं बोलना है आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। उसके बाद 11 क्वेश्चन है हमारा। अब थोड़े चैप्टर वाइज आ जाते हैं कि उनमें से चैप्टर्स में से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है। तो स्टेट ओम्स लॉ, ये तो पता ही होगा। ओम्स लॉ ये बोलता है दैट वी जो
जो हमारा वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। एंड जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो इज इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आ जाता है विच इज़ नोन एज आर, और आर को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। तो ये हमारा ओम्स लॉ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लगता है आपको बहुत ईजी सा वो पूछ लेंगे, बट पूछ लेते हैं कभी कभी, ईजी भी पूछ लेते हैं, टफ भी पूछ लेते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द एक्सटर्नल टीचर। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो आपको पता है कि जब हमारा ये एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ है L, है ना, एंड इसका एरिया है A यहाँ पे, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A। यहाँ पे रो क्या होती है, हमारी रेजिस्टिविटी। ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। 12 क्वेश्चन डन। 13, वाई इज अ रियोस्टैट यूज इन सर्किट। रियोस्टैट क्या होता है बेटा, रियोस्टैट ना एक डिवाइस होता है जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, कि बार बार अगर हमें अपने इंस्ट्रूमेंट में, हमें अपने प्रैक्टिकल में अगर रेजिस्टेंस चेंज करना है ना, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, रियोस्टैट। तो अ रियोस्टैट इज यूज टू वेरी द करंट इन द सर्किट बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस चेंज करना है तो करंट भी चेंज हो जाएगा, अलाउइंग मल्टीपल रीडिंग्स टू बी टेकन, ठीक है। की का पर्पस क्या होता है, की ऐसी दिखती है, ये होती है की हमारी, राइट। अगर यहाँ पे डॉट लगा है तो मतलब सर्किट क्या है, क्लोज्ड है। अगर यहाँ पे डॉट नहीं लगा है तो सर्किट ओपन है, राइट। तो की इसीलिए यूज़ करते हैं हम सर्किट में, ताकि करंट फ्लो करवा पाए या नहीं कर पाए, मतलब ये एक तरह से स्विच का ही काम है, ऑन एंड ऑफ करना। सो अ की इज़ यूज टू स्विच द सर्किट ऑन एंड ऑफ। सर्किट को ऑन या ऑफ करने में हेल्प करती है, प्रिवेंटिंग कॉन्टिन्यूस करंट फ्लो विच कुड हीट द वायर एंड चेंजेस इट्स रेजिस्टेंस। की मतलब अगर ज़्यादा देर तक करंट फ्लो करेगा सर्किट में तो क्या होगा, वायर्स हीट अप हो जाएंगी, है ना, और रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम की को यूज़ करते हैं ताकि करंट कॉन्टिन्यूस फ्लो ना करे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, वाई शुड द करेंट नॉट बी पास थ्रू द सर्किट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। करंट बहुत ज़्यादा देर तक क्यों पास नहीं करना चाहिए, इसीलिए पास नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देर तक करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर तो वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाएगा, एंड अगर बहुत जल्दी हीट अप हो जाएगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। अगर हीट हो जाता है ना कोई भी चीज़ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो जो हमारी रीडिंग्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो भी चेंज करेंगी, वैरी करेंगी। इसीलिए हम करंट इट शुड नॉट पास थ्रू द सर्किट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो यही आंसर लिखा है, प्रोलॉन्ग्ड करंट मतलब जो बहुत लंबे समय के लिए फ्लो करता है सर्किट में, इट कॉजेज हीटिंग विच इंक्रीजेज रेजिस्टेंस एंड चेंजेस द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस लीडिंग टू इनएक्यूरेट रिजल्ट्स, ठीक है। अब रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बीच में डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 16। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कि किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको अपोज करने के लिए, तो वो चीज़ क्या होती है, रेजिस्टेंस। इट इज़ द अपोजिशन टू द करंट फ्लो। एंड रेजिस्टिविटी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम एंड रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। वाई आर कॉपर वायर्स यूज एज कनेक्टिंग वायर्स। आपने देखा होगा जब भी कोई प्रैक्टिकल करते हो तो है ना, वायर्स होती है, उन पे वाइट कलर के थ्रेड लगे होते हैं, तो बट जो वायर होती है वो कॉपर की वायर होती है। तो कॉपर की वायर ही क्यों यूज़ करते हैं हम कनेक्टिंग वायर्स के तौर पे, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, एंड उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कॉपर को यूज़ करते हैं, और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव भी होती है, चीप होती है, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। व्हाट हैपन्स टू रेजिस्टेंस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। बेटा अब आप एक बात बताओ, देखो मानो कि ये हमारा एक कंडक्टर है, ये ठीक है, ये वायर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा, अभी ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे जो कोलिजन्स होंगे वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो जब कोलिजन इंक्रीज करेंगे तो इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज करेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करेगी मतलब जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पाएगा, वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो करंट रिड्यूस का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो क्या होता है,
फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी, कि कंडक्टर्स के लिए वो पूछेंगे कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जितने एटम्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाइब्रेट करेंगे तो ऑब्स्ट्रक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होगा, यहाँ कोलिजन हो जाएंगे, एक टाइप से ट्रैफिक जैम लग जाएगा। तो जब ट्रैफिक जैम लग जाते हैं तो फ्लो क्या कर सकते हैं व्हीकल्स, नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे भी जब कोलिजन्स होंगे बहुत ज़्यादा तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। एंड फॉर सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, सेमीकंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज। उसके बाद है रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पूछेंगे, एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करना चाहिए। देखो कभी भी कोई भी आपका सर्किट है तो उसमें क्या होता है कि ये अगर ये रेजिस्टर है तो यहाँ पे अगर इससे करंट मेजर करना है तो यहाँ एमीटर लगेगा, है ना, सीरीज में लगता है। क्यों लगता है सीरीज में? एंड वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ लगता है, पैरेलल में। तो इसलिए लगता है कि एमीटर मेजर करंट विच मस्ट फ्लो थ्रू इट। तो अब जो करंट यहाँ से जा रहा है वो इसके अंदर से जाएगा, है ना, तो सीरीज में तो सेम करंट होता है, इसीलिए एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं कि जो करंट आई अगर यहाँ से फ्लो कर रहा है तो वही करंट इस एमीटर में से फ्लो करे, ठीक है। तो एन एमीटर मेजर्स करंट विच मस्ट फ्लो थ्रू इट इन सीरीज कनेक्शन, द सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल कॉम्पोनेंट्स। आप यही बोलोगे कि मैम अगर जो सीरीज होती है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके अंदर सेम करंट फ्लो करता है, इसीलिए अगर यहाँ रेजिस्टर से कोई भी करंट फ्लो कर रहा है तो वही करंट एमीटर से फ्लो करेगा, इसीलिए हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। समझ गए? तो ये 20 क्वेश्चंस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 21, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है? पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यही होता है कि पोटेंशियोमीटर सबसे पहले होता क्या है, पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल। इसको हम एक सर्किट पे मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, किसका मेजरमेंट, पोटेंशियल का। ऑल राइट, सो इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ यूज फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज ईएमएफ। ये दो चीज़ें मेजर कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ, ठीक है। इट डज़ नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट एट नल पॉइंट। जब एक सर्किट में नल पॉइंट आता है ना, तब वो उसमें से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होता है पोटेंशियोमीटर का, अ पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो मतलब अगर एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट में तो फिर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ड्रॉप इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं वोल्ट मीटर को? देखो वोल्ट मीटर भी डिवाइस होता है जो वोल्टेज मेजर करता है, एंड पोटेंशियोमीटर भी यही डिवाइस होता है जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ मेजर करता है। तो पोटेंशियोमीटर इज़ प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो होता है ना, नल पॉइंट में कोई करंट को वो नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता है रीडिंग को, बट वोल्ट मीटर कभी कभी कर देता है। इसीलिए पोटेंशियोमीटर गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट्स बिकॉज नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट एट द नल पॉइंट। जब नल पॉइंट आता है तो उसमें कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता पोटेंशियोमीटर, जबकि वोल्ट मीटर करता है और रीडिंग को अफेक्ट करता है। इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करते हैं वोल्ट मीटर से ज़्यादा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ नल पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है? नल पॉइंट होता है, नल पॉइंट वो पॉइंट होता है, किसी भी वो एक स्टेट होती है सर्किट में जब कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर के उस पर से फ्लो नहीं कर रहा होता। देखो गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, वो डिवाइस होता है जो क्या करता है, हमारा करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। ऐसा करके बना होता है और जी लिखा होता है यहाँ पे, इसका मतलब है ये करंट को डिटेक्ट कर रहा है। तो जब गैल्वेनोमीटर में रीडिंग, या तो ये ऐसे करके बना होता है तो इधर से लेकर इधर से चलता है, ठीक है, ये ज़ीरो होता है। तो जब गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग ज़ीरो आ जाती है तो उसका मतलब है कौन सा पॉइंट आ गया, नल पॉइंट आ गया। एंड नल पॉइंट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है पूरे सर्किट में से, तो यही सिग्निफिकेंस होता है नल पॉइंट का, ठीक है। अब इसमें बोला है वाई शुड द पोटेंशियल ग्रेडियंट बी स्मॉल। तो सबसे पहले ग्रेडियंट 25 पहले देखते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल में कितना चेंज हो रहा है उसका रेट अपॉन में
डिस्टेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। जैसे जैसे हम लेंथ इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या डिक्रीज़ हो रहा है, उसका चेंज कितना हो रहा है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। तो 24th क्वेश्चन में बोला है कि वाई शुड द पोटेंशियल ग्रेडियंट बी स्मॉल। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेट हमारी रीडिंग्स आएंगी। तो बस इसका मतलब ये है, ठीक है। 26 वाई इज़ द जॉकी मूव जेंटली ऑन द वायर। बेटा आपने मीटर ब्रिज या फिर ये पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट जब किया होगा तो जैसे ये हमारा डिवाइस होता है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हमारी ये वायर होती है A to B लेंथ होती है, ठीक है। ये पूरी की पूरी कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर की होती है अगर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जॉकी होती है, जे मतलब जॉकी। तो यहाँ से ये क्या करते हैं, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लाइंस बनी होती है ऐसे करके, रीडिंग्स जो हम मेजर करते हैं, है ना। तो यहाँ से बहुत जेंटली उसको ऐसे बिल्कुल रगड़ना नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। आराम से स्लाइड करना होता है। क्यों ऐसा करते हैं हम, क्योंकि रफ मूवमेंट कैन डैमेज द वायर। तो जो वो वायर होती है वो इतनी पतली सी होती है ना, कि अगर हमने उस पर ज़्यादा प्रेशर दिया तो वो वायर डैमेज हो जाएगी और फिर वो एक्यूरेट रीडिंग शो नहीं करेगी। सो रफ मूवमेंट कैन डैमेज द वायर, क्रिएट्स स्क्रैचेस दैट कैन चेंज रेजिस्टेंस एंड गिव इनएक्यूरेट रीडिंग्स। अगर हम उसको ज़्यादा उस पर रफ मूवमेंट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे या उसको प्रेशराइज करेंगे वायर को, तो वो स्क्रैच पड़ जाएंगे उसमें और उसमें रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और वो फिर इनएक्यूरेट रीडिंग्स देगा, ठीक है। 27 व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ लॉन्ग वायर इन पोटेंशियोमीटर। जितनी ज़्यादा वायर लंबी होगी, है ना, उतना ज़्यादा क्या होगा, एरर जो होगी उतनी कम होगी एंड एक्यूरेसी उतनी बढ़ जाएगी। 28 वाई इज़ पोटेंशियोमीटर वायर मेड ऑफ मैंगनीन या कॉन्स्टेंटिन। तो इनसे क्यों बनी होती है, कोई भी वायर होती है, इसलिए बस इसका रीज़न यही बता देते हैं कि हाई रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है उस पर टेम्परेचर का चेंज उसके बाद, और स्टेबल मेजरमेंट्स आती हैं। तो ये सब रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हम जो पोटेंशियोमीटर की वायर होती है वो इस मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट 29 व्हाट हैपन्स इफ़ द EMF ऑफ बैटरी इन द प्राइमरी सर्किट इज़ लेस देन द सेल टू बी मेजर्ड। क्या हो जाएगा अगर जो EMF होगी, है ना, प्राइमरी सर्किट की, वो कम आ जाए। तो इसमें मतलब जो हमारा सर्किट है ना, उसकी EMF अगर कम आ गई, किससे, जो सेल हमने लगाया है उससे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोई भी नल पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियोमीटर होगा वो सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा, राइट, जो कि सेल की EMF के इक्वल होगा। इसलिए इस केस में नो नल पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द वायर। अब उसमें बोला हाउ कैन यू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करके हम वायर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम मीटर ब्रिज वाले एक्सपेरिमेंट्स पे। सो मीटर ब्रिज के दो एक्सपेरिमेंट होते हैं मेनली, है ना। एक में क्या होता है कि हम बस नॉर्मल रेजिस्टेंस को निकालते हैं एंड दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम उनके कॉम्बिनेशन सीरीज़ या पैरेलल में लगाते हैं और उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल ये होता है कि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ऐसा होता है, देखो 4 रेजिस्टर्स लगे होते हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की शेप में, है ना। एंड अगर इनको हम एक पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो व्हीटस्टोन का क्या होता है, कैसे काम करता है ये, कि अगर यहाँ पे मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, एंड अगर P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S हो जाता है ये रेशो, तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा होता है इसमें से करंट कितना होता है, 0 फ्लो कर रहा होता है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। तो मीटर ब्रिज भी व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये वाला सेगमेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछते हैं। एंड क्योंकि मीटर ब्रिज के 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल मिलेगा। सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस, जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो जो नल पॉइंट होता है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में वो अचीव कर लेते हैं हम, क्योंकि उसमें से कोई भी क्या होता है, करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, ठीक है।
नेक्स्ट इज प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यही होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 4 रेजिस्टर्स PQRS को हम एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे करके अरेंज करते हैं, है ना, एंड जब वो ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। ये इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता है। 33 वायर कनेक्टिंग वायर्स मेड थिक इन अ मीटर ब्रिज, कि मीटर ब्रिज की जो वायर्स होती है कनेक्टिंग वायर्स वो थिक क्यों होती हैं? थिक इसलिए होती हैं कि बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, जो थिक वायर्स होती है ना उनमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, R इज इक्वल टू रो L बाय ए, तो मतलब R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना, जितना ज़्यादा एरिया बड़ा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसीलिए थिक वायर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है, इंश्योरिंग दैट मोस्ट द रेजिस्टेंस कम्स फ्रॉम द ब्रिज एंड अननोन रेजिस्टर नॉट द कनेक्शंस, की मतलब ऐसे बनाते हैं कि सर्किट में कोई भी कनेक्शन कोई भी वायर यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसका कोई भी रेजिस्टेंस अफेक्ट ना करे हमारे सर्किट पे। जो भी सर्किट है वो प्योरली वही होना चाहिए, ब्रिज का रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो अननोन रेजिस्टर लगाया उसका ही रेजिस्टेंस आना चाहिए, कोई और चीज़ का अफेक्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम कनेक्टिंग वायर्स को बहुत ही थिक बनाते हैं, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट 34 क्वेश्चन ये कहता है कि आपने देखा होगा, अगर आपने मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट किया है, कि ना जो मीटर ब्रिज होता है उसमें जो नल पॉइंट आता है वो अप्रॉक्स मिडल में आता है, कि मतलब जब भी जो 100 सेंटीमीटर की वायर होती है तो 70 80 या 70 या 60 ऐसे ही चलता है नल पॉइंट। तो ऐसा क्यों होता है कि वाई इज़ द बैलेंस पॉइंट प्रेफर नियर द मिडल ऑफ द वायर? तो इसीलिए प्रेफर करा जाता है क्योंकि नियर द मिडल ऑफ द वायर द परसेंटेज एरर इज मिनिमम, क्योंकि दोनों लेंथ, जो फाइनल फार्मूला होता है उसमें आप देखोगे कि उसमें हमें दोनों लेंथ चाहिए होती है, एक तो L चाहिए होता है और एक 100 - L चाहिए होता है, ठीक है। तो दोनों लेंथ्स इक्वली आ जाएं, कंपेरेबल हो जाएं, इसीलिए उसको मिडल में लिया जाता है, क्योंकि उससे एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है, ओके। 35 व्हाट इज द एंड रेजिस्टेंस करेक्शन इन द मीटर ब्रिज? एंड रेजिस्टेंस करेक्शन क्या होती है? एंड रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस एट द जॉइंट्स एंड मेटल स्ट्रिप्स विच एड्स टू द measured resistance. It is typically 1 या 2 ohm should be corrected. अच्छा, यही होता है एंड रेजिस्टेंस का मतलब, कि जैसे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें जो रेजिस्टेंस है ना, या फिर वायर का ऊपर नीचे से कोई रेजिस्टेंस आया है तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 36 वाई शुड द करेंट नॉट बी पास फॉर लॉन्ग इन द सर्किट? ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसीलिए पास नहीं करना चाहिए क्योंकि करंट्स, कॉन्टीन्यूस करंट से हीटिंग कॉज होती है, हीटिंग से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है, और रेजिस्टेंस जब चेंज होगा तो बैलेंस पॉइंट अफेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो करंट होता है इट शुड नॉट बी पास फॉर लॉन्ग इन द सर्किट, ओके। 37 व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द मीटर ब्रिज वायर? जो मीटर ब्रिज में वायर होती है वो किससे बनती है? कॉन्स्टेंटिन या फिर मैंगनीज अलॉय से बनती है, जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। 38 मीटर ब्रिज को हम स्लाइड वायर ब्रिज भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक चीज़ होती है जॉकी, है ना, जॉकी लगी होती है जो कि क्या करती है, हम उसको स्लाइड करते हैं, नल पॉइंट डिटेक्ट करते हैं, इसलिए उसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। अच्छा, 39 व्हाट हैपन्स इफ द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बियॉन्ड द वायर? अगर बैलेंस पॉइंट वायर जो 100 यहाँ से 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक हमारी जो वायर होती है, अगर वहाँ से बाहर आ गया नल पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज इज टू लार्ज, द अननोन रेजिस्टेंस और द नोन रेजिस्टेंस शुड बी चेंज टू ब्रिंग द बैलेंस पॉइंट ऑन टू द वायर। मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है, जो अननोन रेजिस्टेंस और जो दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स में हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब उनका रेशियो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो गड़बड़ है, हमारे ह्यूमन एरर है वो, ठीक है। तो उसको सही कर लेंगे एंड कंपेरेबल रेजिस्टेंसेज आ जाएंगे, इसी तो फिर हमारा नल पॉइंट 0 से 100 सेंटीमीटर के बीच में आ जाएगा, ठीक है। 40 हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट? देखो, टेम्परेचर से अभी मैंने आपको बताया टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो फिर जो नल पॉइंट होगा उसमें चेंज आ जाएगा, इसीलिए टेम्परेचर चेंजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड रेजिस्टर्स एंड experiments should be done quickly and current should not flow continuously to avoid heating. All right, next is
नेक्स्ट इज़ पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक्सपेरिमेंट्स। ये जनरली आपके में नहीं होगा तो आप स्किप भी कर सकते हो ये 5 क्वेश्चन, बट अगर आप में है तो आप पढ़ के जाना है इसको, ठीक है। तो क्या होता है ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही छोटा भाई होता है, ठीक है, और विथ 3 एडजस्टेबल रेजिस्टेंस और एक अननोन रेजिस्टेंस जिसको हमें मेजर करना होता है। तो ये भी इसका ही कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है इसका, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर दोनों का जो रेशो है P/Q इज इक्वल टू R/S आ जाता है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर आपने ये करा होगा पीओ बॉक्स का तो आपको पता होगा कि उसके जो रेशो आर्म्स होते हैं वो इक्वल रखे जाते हैं। इक्वल इसीलिए रखे जाते हैं कि क्योंकि कीपिंग P इज इक्वल टू Q गिव्स मैक्सिमम सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी। जितना हम उसको इक्वल रखेंगे, कंपेरेबल रखेंगे, तो ज़्यादा सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी आएगी, इसीलिए दोनों को आर्म्स को इक्वल ही रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पीओ बॉक्स ओवर मीटर ब्रिज। इसका एडवांटेज क्या होता है कि जो पीओ बॉक्स होता है उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, है ना, और एरर्स भी कम होती हैं। नेक्स्ट इज़ 45, व्हाट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ पीओ बॉक्स। इससे हम कौन से रेंज के रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, तो मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस 1 ओम से 1000 ओम तक हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर एक्सपेरिमेंट्स, ये वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हाफ डिफ्लेक्शन मेथड या फिगर ऑफ मेरिट अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, व्हाट इज़ अ गैल्वेनोमीटर। बेटा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। और ये इसका प्रिंसिपल क्या होता है गैल्वेनोमीटर का, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंसिंग टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है ना, आपने 4th चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं तो उसमें टॉर्क लगता है। तो बस इसी प्रोसेस, इसी प्रिंसिपल पे हमारा गैल्वेनोमीटर काम करता है, ऑलराइट। तो डिफरेंस क्या है गैल्वेनोमीटर और एमीटर। जब दोनों ही करंट को डिटेक्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस होता है, तो गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेगमेंट, तो अच्छे से इसको सुनना कि गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट्स को डिटेक्ट करता है और उसका हाई रेजिस्टेंस होता है, जबकि एमीटर लार्ज करंट को मेजर करता है और उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। फिगर ऑफ मेरिट वाला एक्सपेरिमेंट अगर आपने करा है तो व्हाट इज़ द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है फिगर ऑफ मेरिट, इसका मतलब होता है कि कितना करंट हम उस सर्किट को प्रोवाइड करें या उसमें फ्लो हो ताकि गैल्वेनोमीटर में एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन आ जाए, ठीक है। जैसे अगर ये गैल्वेनोमीटर है तो एक डिवीजन मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उसकी सुई मूव करे तो कितना हमें करंट प्रोवाइड करना चाहिए या कितना सर्किट में फ्लो करना चाहिए। तो फिगर ऑफ मेरिट इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। इज द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन, एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर स्केल में, और इसकी यूनिट क्या होती है फिगर ऑफ मेरिट की, एम्पियर पर डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट 49, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल गैल्वेनोमीटर। आइडियल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, उसका इन्फिनिट रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो कोई भी करंट को ड्रॉ ना करे। अगर उसका कम रेजिस्टेंस होगा ना तो क्या होगा कि उसमें से करंट पास करेगा। आपको पता है अगर एक वायर है यहाँ पे, इसमें रेजिस्टेंस है और एक ये खाली वायर है, तो करंट कहाँ से प्रेफर करेगा, उधर से ही प्रेफर करेगा ना जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो हम गैल्वेनोमीटर, तो हमें उसमें तो करंट ही मेजर करना है, राइट। तो हम उसका रेजिस्टेंस इतना इनफाइनाइट चाहते हैं एक आइडियल गैल्वेनोमीटर का कि उसमें से कोई भी करंट पास ना हो और वो एक्यूरेट रीडिंग दे हमको। 50, व्हाट इज़ अ हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, वाई इज़ अ हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। हमें जो होता है, जो हाई रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है, लिमिटिंग द करंट फ्लो थ्रू इट। ज़्यादा करंट पास हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर हो सकता है डैमेज हो जाए हीट होके, इसीलिए वही रीज़न है इसका कि रेजिस्टेंस का हाई होना चाहिए। शंट क्या होता है बेटा, ये शंट तो आपने पढ़ा होगा। शंट होता है लो रेजिस्टेंस, है ना, लो रेजिस्टेंस होता है। और हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर 2 चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है इसको हम एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम इसको एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें जो ये शंट होता है, ये शंट एक लो रेजिस्टेंस, बहुत ही कम रेजिस्टेंस का डिवाइस होता है, ठीक है। और इसको हमेशा पैरेलल लगाते हैं गैल्वेनोमीटर में। पैरेलल क्यों लगाते हैं, टू अलाउ मोस्ट करंट टू बाईपास द गैल्वेनोमीटर। शंट
एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है एंड शंट हमेशा पैरेलल लगता है गैल्वेनोमीटर के। तो अगर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन यही है 52, हाउ कैन अ गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको एक शंट लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाना पड़ेगा हमें शंट? पैरेलल में लगाना पड़ेगा, ठीक है। किसके पैरेलल में? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। एंड शंट क्या होता है? एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। अगर हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को तो हमें क्या करना पड़ता है? एक हाई रेजिस्टेंस का जो होता है वो लगाना पड़ता है। कहाँ पे? सीरीज में। याद रखना, जब एमीटर में कन्वर्ट करना है तो शंट को पैरेलल में लगाएंगे एंड जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो शंट को सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। 54 शंट को सीरीज में नहीं लगाएंगे, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे, सॉरी, ठीक है। जब हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है तो शंट को पैरेलल में लगाएंगे एंड जब हमको इसमें कन्वर्ट करना है ना वोल्ट मीटर में तो एक हाई रेजिस्टेंस को हम किस में लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। 54 वाई इज गैल्वेनोमीटर पॉइंटर इनिशियली एट 0। गैल्वेनोमीटर की पॉइंटर 0 पे क्यों होती है? ऑब्वियसली इसीलिए होती है कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा वहाँ पे, है ना। 0 करंट मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है एंड द पॉइंटर शुड रेस्ट एट 0 व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट इंडिकेटिंग प्रॉपर कैलिब्रेशन। मतलब वरना तो वो वही है ना, 0 एरर आ जाती है। अच्छा, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिगर ऑफ मेरिट? यह भी मैंने आपको बताया। फिगर ऑफ मेरिट यहाँ ऊपर क्या होता है? फिगर ऑफ मेरिट कि कितना करंट चाहिए हमें कि एक डिफ्लेक्शन आ जाए, एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन आ जाए गैल्वेनोमीटर में, तो उसकी यूनिट होती है हमारी एम्पियर पर डिवीजन। और अगर और स्मॉल यूनिट्स में लिखना है तो माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, ठीक है। तो ये 55 क्वेश्चंस हैं अभी की क्लास में, आप इसको रिवाइज करो। होंगे ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम ऑप्टिक्स वाले जो आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना वो उसके वाइवा के क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेंगे। सो तब तक प्लीज़ कंटिन्यू स्टडिंग एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।